हेलो एंड वेलकम टू प्रॉप नेशन। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, मतलब बहुत सारे लोग हमें कॉल करके या फिर हमसे पर्सनली मिलकर बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं, जिसमें से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल कर आता है कि जब हम प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकलते हैं तो क्या हमको रीसेल यूनिट्स को प्रेफर करना चाहिए कि फ्रेश वाली हमको लेनी चाहिए। तो आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाए। तो वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि आपको फ्रेश में ही प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी लोकेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं या फिर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई डील मिल रही है या फिर यूनिट जो आपको मिल रही है वो एक अनयूज्ड यूनिट है, यदि एक मकान आप ले रहे हैं या फ्लैट एक ले रहे हैं या विला एक ले रहे हैं, वो अगर अनयूज्ड है तो रीसेल खरीदने में कोई भी बुराई नहीं है। आप बिल्कुल रीसेल यूनिट के साथ में जा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको फ्रेश यूनिट पर ही जाना चाहिए। तो पहले हम रीसेल यूनिट्स के मेरिट्स की बात करेंगे, फिर इसके डीमेरिट्स बताएंगे, इसी तरह से फ्रेश यूनिट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पहले रीसेल यूनिट्स के हम मेरिट्स की डिस्कशन कर लेते हैं। जो रीसेल यूनिट्स होती हैं उसमें आपको जो पहला बेनिफिट मिलता है वो होता है प्राइस को लेकर, कि यदि आप किसी समय पर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और यदि आप फ्रेश में खरीदेंगे तो शायद आपको सेम प्रॉपर्टी का प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप उसको फ्रेश में खरीदेंगे तो, एज कंपेयर टू अ रीसेल यूनिट। तो रीसेल यूनिट में आपको प्राइस का बेनिफिट मिलता है। दूसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है रीसेल में वो लोकेशन का मिलता है। मान लीजिए कि किसी लोकेशन में करीब 10 साल पहले कोई यूनिट बनी है और आज 10 साल बाद वो लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम हो चुकी है, तो उस लोकेशन पर यदि आप रहना चाहते हैं तो वहाँ पर फ्रेश यूनिट्स शायद अवेलेबल ही नहीं होंगी। तो वहाँ पर आपको अगर लोकेशन का बेनिफिट लेना है तो आपको एक रीसेल यूनिट ही खरीदनी पड़ेगी, उसी पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया रीसेल यूनिट्स के मेरिट्स को लेकर। इसमें थर्ड नंबर जो आता है वो आता है इंटरनल एरिया जो होता है, जो कारपेट एरिया होता है। यदि कोई यूनिट मान लीजिए 10 साल पहले या 15 साल पहले या 7-8 साल पहले भी बनी है, तो उसमें आज के समय में बनने वाली यूनिट्स के मुकाबले जो इंटरनल स्पेस है, जो कारपेट एरिया है, वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो आपको जो पैसा आप पे कर रहे हैं उसकी ज़्यादा अच्छी वैल्यू एक रीसेल यूनिट में मिलेगी एज कम्पेयर टू ए फ्रेश यूनिट। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल पॉइंट है, जिसको सभी लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने आते हैं तो वो ध्यान भी देते हैं कि जो पैसा हम पे कर रहे हैं उसके बदले में हमको एरिया कितना कम या ज़्यादा मिल रहा है। तो रीसेल यूनिट्स में चांसेस हैं कि आपको इंटरनल स्पेस ज़्यादा मिलेगा। इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है चार्जेस को लेकर। तो आपको जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं जब आप एक फ्रेश यूनिट खरीदते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आपको जीएसटी पे करना होगा, जो कि आपको एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में यदि उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह आ चुका है तो वो आपको नहीं पे करना होता है। पोजीशन टाइम के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, वो भी आपको नहीं पे करने होंगे। तो वो सारे चार्जेस आपके रीसेल यूनिट्स में बच जाते हैं। बट आपको नॉर्मली यदि आप किसी ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं तो वो आपको ब्रोकरेज पे ज़रूर करना पड़ता है, जो आपको फ्रेश यूनिट्स में नॉर्मली नहीं करना होता है। और जो इसका 5वां डीमेरिट है वो होता है क्विक डिलीवरी। यानी कि आप सपोज कीजिए कि आप कहीं से ट्रांसफ़र होकर एक नए शहर में आए हैं और आपको घर खरीदना ही है और तुरंत ही शिफ्टिंग आपको करनी है, तो उस केस में आप अगर कोई फ्रेश यूनिट जो परचेज करने का प्लान करते हैं तो हो सकता है कि उसमें आपको डिलीवरी में टाइम लग जाए। तो उस केस में रीसेल वाली यूनिट ही आपको प्रेफर करनी चाहिए, सो दैट आपको डिलीवरी जल्दी मिल जाए और आप वहाँ पर ऑलमोस्ट इमीडिएटली शिफ्ट कर सकें। तो ये रीसेल यूनिट्स के मेरिट्स हो गए। बट क्या यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही है? नहीं, काफ़ी सारे डीमेरिट्स भी हैं रीसेल यूनिट्स के। तो अब उनका डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो डीमेरिट है वो है कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस जो होते हैं चूज़ करने के लिए वो काफ़ी कम होते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको रीसेल की यूनिट एक ही टावर में मल्टीपल यूनिट्स मिल जाएंगी, ऐसा तो बहुत ही रेयर चांस में होगा। तो आपके पास ऑप्शंस जो होंगे चूज़ करने के लिए वो काफ़ी कम रहते हैं रीसेल यूनिट्स में। नंबर 2 जो है, क्योंकि आप
जब एक रीसेल यूनिट खरीदते हैं तो मोस्टली कोई कंपनी आपको रीसेल नहीं करती है, आपको किसी इंडिविजुअल से ही उसको परचेज करना होता है, और वो इंडिविजुअल कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है। तो इसलिए सजेशन ये होता है कि आप किसी भी एक रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू ही एक रीसेल डील को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके साथ में किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि आप अगर डायरेक्ट किसी के साथ में रीसेल की डील करते हैं तो चांसेस हैं कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हो जाए, क्योंकि एक इंडिविजुअल के साथ में आप डील कर रहे हैं तो वो एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर बन जाता है। तो ये इसका सेकंड डीमेरिट है। थर्ड डीमेरिट जो है वो है कि नॉर्मली जब आप एक रीसेल यूनिट खरीदते हैं, अगर वो एक यूज्ड यूनिट है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिपेयर करानी पड़ेंगी, उसको पूरा रीपेंट आपको कराना पड़ेगा, सैनिटरीज वगैरह वो सब पुरानी हो चुकी होती हैं, उनके साथ में आप शायद नहीं रह पाएंगे तो आपको उनको भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी आपकी एक कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो भी एक डीमेरिट के तौर पे ही काउंट किया जाएगा रीसेल यूनिट्स के लेकर। इसके बाद में जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका ज़्यादा सेल्फ कंट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हैं तो मोस्टली लोग होम लोन लेकर ही प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। तो अगर आप एक रीसेल यूनिट खरीदेंगे तो उसमें आपको अपने पास से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। कारण यह है कि जो बेचने वाला व्यक्ति है वो कुछ प्रीमियम आपसे चार्ज करता है। जब वो यूनिट उसने परचेज की होगी उस समय का उसका प्राइस कुछ और रहा होगा, काफ़ी कम रहा होगा आज जो प्राइस पे आप वो डील कर रहे होंगे। तो जो बीच का गैप आता है वो भी आपको अपने पास से ही देना होता है। उस केस में होता क्या है कि आपका लोन जो है वो कम अमाउंट का होगा, यानी कि आपको अपने पास से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो वो अगर आपके पास सेल्फ फंड ज़्यादा नहीं है तो आप रीसेल डील पर नहीं जा सकते हैं, वो आपके लिए एक डीमेरिट के तौर पे ही काउंट किया जाएगा। अब जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है वो फिफ्थ पॉइंट हमारा होगा और वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसमें आपको अगर आप होम लोन लेंगे तो वो आपका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक डीमेरिट ही बन जाता है। छठा पॉइंट जो है वो भी अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आप रीसेल में कोई पुरानी यूनिट परचेज करेंगे तो आपको जो कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी उस यूनिट की रही होगी वो आज के कंपैरिजन में पुरानी रही होगी। तो आपको एक ओल्ड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड यूनिट मिलेगी, जहां पर आपको एरिया तो ऑब्वियसली ज़्यादा मिलेगा, बट जो टेक्नोलॉजी पुरानी है तो उस कारण से आपके स्ट्रक्चर की हो सकता है कि जो स्ट्रेंथ है वो उतनी आपको ना मिले। तो ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट डीमेरिट के फॉर्म में हो जाता है। और जो लास्ट पॉइंट है डीमेरिट्स में, इसमें हमेशा आपको एक पुराने घर की ही वाइब आएगी, क्योंकि आप सोचिए कि जो ऑलरेडी वहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी आपके होंगे वहाँ पर आपको घुलने मिलने में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट है वो उस यूनिट के प्रति जो फर्स्ट ओनर है उसी की तरह रहेगा, मतलब वो आपके साथ में जुड़ नहीं पाएंगे उतने अच्छे तरीके से। तो ये भी आपके लिए एक डीमेरिट ही बन जाता है जब आप एक रीसेल की यूनिट खरीदते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है फ्रेश यूनिट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स का। तो फ्रेश यूनिट्स के जो मेरिट्स हैं उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जब आप एक फ्रेश यूनिट को परचेज करने जाते हैं, अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पर प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं चूज़ करने के लिए। आप अपनी चॉइस की लोकेशन, अपनी चॉइस का फ्लोर, अपनी चॉइस की फेसिंग वहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें क्योंकि आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू डिलीवर होते हैं तो आपको यहाँ पर वियर एंड टीयर वाला कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि आपको एक प्राइसलेस फीलिंग, मतलब उसका सच में कोई मोल ही नहीं है, एक ब्रांड न्यू होम वाली जो फील है ना, क्योंकि आपके अड़ोसी पड़ोसी और आप एक नई जगह पर जब आप शिफ्ट करते हैं तो सब लोग सेम स्टेज पर होते हैं, सेम प्लेटफॉर्म पे होते हैं, तो सबका माइंडसेट एक जैसा होता है और सब एक दूसरे से घुलना मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका एक नया नया नेबरहुड बन रहा होता है। तो वो एक जो फीलिंग है वो एक आपको नई यूनिट में ही मिल सकती है, वो पुरानी यूनिट में जाकर आपको उतनी जल्दी नहीं आप घुल मिल पाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो है, यहाँ पर आपको लेस सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना होता है, क्योंकि कई बिल्डर्स जो हैं उनसे आप डील करके एक कंबाइंड डील भी ले सकते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी आप उस प्राइस में इंक्लूड करा सकते हैं और उसमें आपको जो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है
वो कम करना पड़ेगा। तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ऐसे लोग जिनके पास अपने फंड्स कम हैं और जो लोन की प्रोफाइल जिनकी अच्छी है, तो वो फ्रेश प्रॉपर्टीज पे अगर जाएंगे तो उनको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नहीं होने वाली है। 5th पॉइंट है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। फ्रेश प्रॉपर्टीज में आपको ज़्यादा होम लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। आप ज़्यादा होम लोन का अमाउंट ले सकते हैं, तो आपका जो प्रॉपर्टी को खरीदने का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा एक फ्रेश यूनिट के लिए। 6th पॉइंट जो इसमें आता है वो है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट है, क्योंकि आप फ्रेश यूनिट खरीदेंगे तो वो आज के समय में बनेगी, आज की टेक्नोलॉजी से बनेगी। तो उसमें आपको चांसेस हैं कि जो उसकी स्ट्रेंथ है स्ट्रक्चर की, यदि वो माई-वन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाई गई है, तो ऑब्वियसली पुराने समय के स्ट्रक्चर्स के मुकाबले आपको ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और लाइफ मिल जाएगी। इसके बाद में जो 7th पॉइंट है हमारा, वो है कि यदि आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको प्राइस का भी बेनिफिट मिलता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में यदि इनिशियल स्टेज पर जुड़ते हैं तो आपको कम प्राइस में मिलता है एज कम्पेयर टू जब वो यूनिट रेडी टू मूव इन हो जाती हैं, और इसमें आपको पेमेंट करने के लिए समय भी मिल जाता है। तो वो भी आपके लिए बेनिफिट है कि आपका पैसा जो है वो धीरे धीरे बिल्डर तक जाता है, तो आपको समय मिल जाता है और आप पर लोड नहीं पड़ता इस यूनिट को परचेज करने के लिए। अब जो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसके मेरिट्स में, वो है कि आप एक रजिस्टर्ड बॉडी के साथ में डील करते हैं। जो बिल्डर होता है, या अगर आप किसी ब्रोकर के माध्यम से भी बिल्डर पे जाते हैं, तो दोनों ही जो लोग हैं वो रेरा में रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई भी वो मिस कमिटमेंट आपके साथ में करते हैं तो आपके पास एक मीडिएटर बॉडी है रेरा, जहां पर जाकर आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आपकी सुनवाई जरूर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा मेरिट है, एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपको देता है। तो ये बिल्कुल इसमें मेरिट के तौर पे ही काउंट किया जाएगा। बट क्या यहाँ पर भी सब अच्छा ही अच्छा है? नहीं, यहाँ पर भी कुछ डीमेरिट्स हैं। आइए अब उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो डीमेरिट है एक फ्रेश यूनिट को परचेज करने का, वो है इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा चार्जेस। मतलब आप जब एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस पर काफ़ी सारे चार्जेस बिल्डर लगाता है और काफ़ी सारे चार्जेस गवर्नमेंट भी लगाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आपकी जेब से जाता है वो होता है जीएसटी के फॉर्म में। जीएसटी आपको पे करना होगा, और जो अदर चार्जेस लगते हैं, पोजीशन टाइम के चार्जेस लगते हैं, एडवांस मेंटेनेंस जाती है, उन सब पे भी आपको जीएसटी पे करना होता है। तो उसमें आपका काफ़ी एक ठीक ठाक सा अमाउंट आपकी जेब से चला जाता है। तो वो एक डीमेरिट के तौर पे ही काउंट किया जाएगा एक फ्रेश यूनिट की परचेज में। जो सेकंड पॉइंट डीमेरिट्स में आता है फ्रेश यूनिट की, वो है आपको मिलने वाला लेस इंटरनल स्पेस, यानी कि कम कारपेट एरिया आपको मिलता है यदि आप एक नई यूनिट खरीदते हैं। अगर आप आज की किसी बनी हुई यूनिट को कंपेयर करेंगे पिछले 10 साल पहले बनी हुई यूनिट से, तो आप पाएंगे कि आपको जो स्पेस आज की यूनिट में मिलता है वो पहले के मुकाबले कम मिलता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आज आप कोई 1000 स्क्वायर फीट का 2 BHK परचेज करते हैं, और यदि आप कोई 10 साल पहले बना हुआ 2 BHK जो 1000 स्क्वायर फीट का है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आज वाले में काफ़ी कम स्पेस है एज कम्पेयर टू दैट ओल्ड वन। तो ये आपका सेकंड डीमेरिट हो जाता है। थर्ड जो डीमेरिट है फ्रेश यूनिट्स का, वो ये है कि इसमें कई बार आपको जो डिलीवरी मिलती है यूनिट की, उसमें कुछ डिलेज हो जाते हैं, जिसके लिए बिल्डर भी दोषी नहीं कहा जा सकता। कई सारे फैक्टर्स उसके लिए काम करते हैं, जैसे कि अभी कोविड के समय में लेबर्स ही अवेलेबल नहीं थी, या फिर कई बार होता है कि एनजीटी जो है वो कंस्ट्रक्शन पे रोक लगा देती है ड्यू टू पोल्यूशन। तो उस समय पर आपका कंस्ट्रक्शन वर्क रुक जाता है और आपकी जो डिलीवरीज होती हैं यूनिट्स की वो डिले हो जाती हैं। तो वो एक ऐसा फैक्टर है जो इसमें डीमेरिट के तौर पे ही कहा जाएगा। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है हायर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि सेम मार्केट में यदि आप एक फ्रेश यूनिट खरीदते हैं, एक रीसेल यूनिट के मुकाबले चांसेस हैं 95% केसेस में आपको वो एक रीसेल यूनिट के मुकाबले महंगा ही पड़ेगा, मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे हमने आपको बताई हैं वो काम करती है। तो वो ओनरशिप, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। यदि वो जो प्राइसलेस नए घर की फीलिंग है, अगर आपके लिए वो ज़्यादा वैल्यू रखती है, तो ये हायर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपके लिए सच में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डीमेरिट नहीं आती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस
डिस्कशन से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी रीसेल या फ्रेश की यूनिट पर जाने के लिए। यदि कोई पॉइंट हमसे छूट गया हो या आपको लगता हो कि ये पॉइंट भी हमको इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसको हम बिल्कुल हाईलाइट करेंगे और उसको कहीं ना कहीं पिन कमेंट्स में हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। और यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको सच में ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।